आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसको लिखते हैं। तो यह है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। इसमें जो V0 है वो पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, अधिकतम मान यानी विभव का अधिकतम मान, और ओमेगा टी जो कोण साइन के साथ लगा हुआ है, इस ओमेगा टी को हम कहते हैं फेज या कला, कला या फेज। ये हमारा पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। तो इस इक्वेशन के अनुसार वोल्टेज V का मान समय के साथ परिवर्तनशील होगा। जैसे अगर हम t=0 रख दें तो पूरे ओमेगा टी जो कला है उसका मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में V का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और t का मान इस प्रकार रखें कि ओमेगा टी का मान, ये t हमारे पास समय है, तो t का मान इस प्रकार रखें कि ओमेगा टी का मान π/2 हो जाए, 90 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में V का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम V0 होगा। पुनः t के किसी मान के लिए अगर ओमेगा टी का मान पाई हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुनः V का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ओमेगा टी का मान 270 हो जाए तो V का मान अधिकतम लेकिन ऋणात्मक होगा। और अंत में ओमेगा टी का मान 360 रख दिया जाए, 360 रख दिया जाए, तो V का मान पुनः क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो ओमेगा टी के अलग अलग मान के लिए ओमेगा टी का मान हमने 0 रखा तो V का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ओमेगा टी का मान π/2 रखा तो V का मान अधिकतम V0 हो गया। और ओमेगा टी का मान पाई रखा तो V का मान 0 हो गया। और ओमेगा का मान 3π/2 रखा तो V का मान क्या हो गया? -V0 हो गया। और ओमेगा टी का मान 2π रख दिया तो V का मान क्या हो गया? 0। और ओमेगा टी का मान पुनः इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो V का मान इसी के अनुसार बढ़ता जाएगा। यानी ओमेगा टी का मान, यहां पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी का मान अगर 0 कर दे रहे हैं तो V का मान 0 हो जा रहा है। ओमेगा टी का मान π/2 कर रहे हैं तो V का मान अधिकतम V0। ओमेगा टी का मान पाई कर रहे हैं तो V का मान फिर 0 हो जा रहा है। और ओमेगा टी का मान 3π/2 कर रहे हैं तो V का मान ऋणात्मक दिशा में V0 हो जा रहा है। और ओमेगा टी का मान 360 2π कर रहे हैं तो V का मान पुनः क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यहां पर हम V के मान को अगर देखें तो एक साइकिल, एक चक्कर जब ओमेगा टी का मान 0 से लेकर के 2π तक होता है, 0 से लेकर के 2π तक ये एंगल 0 से चलता है 2π तक एक चक्कर हो जाता है। तो पूरे एक साइकिल में V का मान 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, फिर 0 हो जाता है। यहां से दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। तो यहां से यहां तक का जो समय होता है वो एक आवर्तकाल होता है T। और यहां पर हाफ T आधा आवर्तकाल होता है। यहाँ T/4 होता है और यहाँ 3T/4 होता है। तो ये T/4, T/2, 3T/4 और T। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो एक आवर्तकाल के चौथाई समय में V का मान अधिकतम V0, आधे समय में V का मान 0, फिर 3/4 समय में V का मान ऋणात्मक दिशा में V0। एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है तो V का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
इसके बाद पुनः दूसरा चक्कर शुरू होता है और यही प्रक्रिया पुनः रिपीट होती जाती है। तो एक आवर्तकाल में v का मान लगातार परिवर्तनशील है, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, फिर 0। और अब इसी तरह से इस प्रत्यावर्ती धारा से युक्त किसी परिपथ में यदि धारा के मान को देखें तो धारा का मान भी एक साइकिल में, जिस तरह से एक चक्र में ये 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर 0 से अधिकतम ऋणात्मक दिशा में, फिर 0 हो रहा है, उसी तरह से धारा का मान भी 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, फिर क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों का एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है, जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, फिर 0, पुनः दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, फिर 0। तो एक साइकिल में जो समय होता है, चाहे धारा के लिए देखा जाए, चाहे विभव वोल्टेज के लिए देखा जाए, दोनों के लिए आवर्तकाल सेम होता है। और अगर आवर्तकाल सेम होता है तो आवृत्ति भी सेम होती है। तो इस तरह से किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव अगर आरोपित किया जाता है तो उसके एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है वो समय, और उस प्रत्यावर्ती विभव का परिपथ में जो धारा बहती है उसका एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है वो दोनों सेम सेम होता है। यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों सेम सेम होती है। लेकिन यदि हम कला की बात करें, जिसको हम v = v0 sin ओमेगा टी में, ओमेगा टी जो कला लिख रहे हैं, ये कला सेम भी हो सकती है, यानी इस कला का मान बराबर भी हो सकता है और उससे भिन्न भी हो सकता है। यानी कहने का आशय है कि ये जो कला होता है, फेज जो होता है, वो किसी समय t पर विभव के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करता है और इसी प्रकार धारा के भी परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करता है। तो जैसे अगर कला π/2 है, कला का मान π/2 है, ओमेगा टी = π/2 है, ओमेगा टी = π/2 है, यानी कला कितना है, π/2 है, तो विभव का मान अधिकतम होगा और वो भी धनात्मक होगा। तो यही कला बताता है कि वोल्टेज का मान कितना होगा, π/2 है तो अधिकतम है और धनात्मक है। 3π/2 होता तो अधिकतम होता, ऋणात्मक होता, कला का मान 0 होता, ओमेगा टी का मान 0 होता तो v का मान 0 होता। तो ये एक तरह से जो कला है वो किसी समय विभव अथवा धारा के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करता है। तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि क्या जब विभव अधिकतम होता है तो उसी समय धारा भी अधिकतम होती है। जैसे इस परिपथ में हम देखें कि t/4 समय पर, आवर्तकाल के चौथाई समय पर विभव का मान अधिकतम है और धारा का मान भी अधिकतम है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यहाँ पर जो कला है π/2 का है और दोनों के लिए, I के लिए भी कला π/2 है, क्योंकि π/2 पर दोनों का मान सेम सेम है। तो एक साथ वोल्टेज का भी कला π/2 है और धारा का भी कला π/2 है। तो कहा जाता है कि विभव और धारा में किसी प्रकार का कलांतर नहीं। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि विभव का मान तो अधिकतम हो लेकिन उस समय धारा का मान अधिकतम ना हो, तो कहा जाता है कि विभव और धारा में कलांतर है, यानी एक साथ साथ उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे इस फिगर को देखा जाए, इस ग्राफ को देखा जाए तो v और I दोनों एक साथ अधिकतम है और v और I दोनों एक साथ 0 है। v और I एक साथ ऋणात्मक दिशा में अधिकतम है और v और I एक साथ 0 है। तो विभव एवं धारा एक साथ अधिकतम और न्यूनतम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यदि धारा विभव के पहले ही अधिकतम हो जाए या धारा
विभव के बाद अधिकतम हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि विभव और धारा में कलांतर है। जैसे इस परिपथ में देखा जाए तो यहां पर इस बिंदु पर विभव का मान तो अधिकतम है, लेकिन धारा का मान इस बिंदु पर अधिकतम है। विभव का मान इस बिंदु पर अधिकतम है और धारा का मान इस बिंदु पर अधिकतम है। तो यहां पर ये 0 है, ये t/4 है, या इसी को हम π/2 भी लिखते हैं। π/2 कला अधिकतम जब मान होता है तो, और t/4 आवर्तकाल का चौथाई समय। तो इस बिंदु पर विभव का मान तो अधिकतम है, लेकिन धारा का मान उससे पहले अधिकतम हो जाना। इसका अर्थ यह है कि धारा पहले अधिकतम बिंदु पर पहुंच जा रही है और विभव बाद में अधिकतम बिंदु पहुंची है। तो यहां पर कहा जाता है कि धारा विभव के अग्रगामी है, यानी धारा का मान अधिकतम पहले हो जा रहा है और विभव का मान अधिकतम बाद में हो रहा है। यहां पर भी देखें तो धारा का मान 0 पहले हो जा रहा है और विभव का मान 0 बाद में हो रहा है। फिर यहां पर देखें तो धारा का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम पहले हो जा रहा है और विभव का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम बाद में हो रहा है। तो इस ग्राफ को देखा जाए तो यहां पर धारा का मान पहले अधिकतम हो जा रहा है, पहले 0 हो जा रहा है, फिर पहले ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो रहा है, फिर 0 हो जा रहा है पहले। तो ऐसी स्थिति में यहां पर धारा विभव की क्या है, अग्रगामी है, यानी धारा विभव के आगे आगे चल रही है। पहले धारा का मान अधिकतम हो रहा है, फिर विभव का मान अधिकतम हो रहा है, फिर पहले धारा का मान 0 हो रहा है, फिर विभव का मान 0 हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ हमको दिखाता है कि धारा जो है विभव के अग्रगामी है, या कह लें कि विभव धारा के क्या है, पश्चगामी है। दो ही बात कह सकते हैं, धारा विभव के अग्रगामी है, या कह लें विभव धारा के पश्चगामी है। आगे यहां पर धारा और विभव दोनों साथ साथ अधिकतम हो रहा है, साथ साथ 0 हो रहा है, तो कहते हैं धारा एवं विभव साथ साथ है, यानी दोनों में कलांतर नहीं है, यानी कलांतर क्या है, 0 है। यहां पर धारा और विभव एक साथ न तो 0 हो रहा है, न तो एक साथ अधिकतम हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि धारा और विभव में क्या है, कलांतर है। अगर धारा अग्रगामी है तो कहा जाता है कि धारा का इक्वेशन हो जाएगा I = I0 sin ωt प्लस I। क्यों? क्योंकि धारा क्या है, अग्रगामी है, तो इसकी कला विभव की कला से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, प्लस फाइव लिख देंगे। और इस ग्राफ में अगर देखें तो यहां पर पहले विभव का मान अधिकतम हो रहा है, फिर धारा का मान अधिकतम हो रहा है। यहां पर पहले विभव का मान 0 हो रहा है, फिर धारा का मान 0 हो रहा है। यहां पर पहले विभव का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो गया, फिर धारा का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो गया। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि पहले विभव का मान अधिकतम हो रहा है, फिर धारा का मान अधिकतम हो रहा है, यानी धारा विभव के क्या है, पश्चिगामी है, या इसी को उलट के कह सकते हैं कि विभव धारा क्या है, अग्रगामी है। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगा V = V0 sin ωt विभव का है, और चूंकि धारा पीछे पीछे चल रही है, पश्चिगामी है, तो ऐसी स्थिति में धारा की कला विभव कला से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लेते हैं कि 5 डिग्री कम है, तो कहा जाता है कि विभव और धारा में कलांतर कितने का है, 5 का है। यहां पर भी 5 का कलांतर है, लेकिन यहाँ धारा विभव के अग्रगामी है, यहाँ धारा विभव क्या है, पश्चिगामी है। तो इस तरह से हम धारा और विभव में कलांतर देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं विभव के आवर्त काल एवं आवृत्ति तो समान होते हैं, आवृत्ति तो समान होते हैं,
परंतु यह आवश्यक नहीं कि जब विभव का मान अधिकतम हो, तभी धारा का मान अधिकतम होगा, या इसके विपरीत यह आवश्यक नहीं कि जब धारा का मान शून्य हो तभी विभव का मान शून्य, अर्थात विभव एवं धारा में परिवर्तन साथ साथ हो भी सकता है और नहीं। चूंकि विभव एवं धारा के परिमाण एवं दिशा कला के द्वारा व्यक्त होती है, अतः समान कला में विभव एवं धारा के होने पर इनमें परिवर्तन साथ साथ होगा और दोनों में कालांतर होने पर इनमें परिवर्तन साथ साथ नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभव के आवर्तकाल अथवा आवृत्ति तो समान होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि जब विभव का मान अधिकतम हो तभी धारा का मान अधिकतम हो, या इसके विपरीत आवश्यक नहीं कि जब धारा का मान शून्य हो तभी विभव का मान शून्य हो। अर्थात विभव एवं धारा में परिवर्तन साथ साथ हो भी सकता है और नहीं भी। चूंकि विभव एवं धारा के परिमाण एवं दिशा कला के द्वारा व्यक्त होती है, अतः समान कला में विभव एवं धारा के होने पर इनमें परिवर्तन साथ साथ होंगे, और जब दोनों में कालांतर होगा तो परिवर्तन इनमें साथ साथ नहीं होंगे। तो कालांतर ही बताता है
कि धारा एवं विभव के परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन साथ साथ होंगे या परिवर्तन साथ साथ नहीं होंगे या परिवर्तन भिन्न भिन्न समय पर होंगे। तो ये जो पहला फिगर है ये बताता है कि दोनों धारा एवं विभव में परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों का कला आप ओमेगा टी मान सकते हैं। और ये फिगर, ये ग्राफ बता रहा है कि इसमें धारा एवं विभव में परिवर्तन साथ साथ नहीं है। विभव जब अधिकतम है तो धारा अधिकतम नहीं है, और जब विभव जब शून्य है तो धारा शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा का मान पहले अधिकतम हो रहा है और विभव का मान बाद में अधिकतम हो रहा है। यानी धारा एवं विभव में कलांतर है, और धारा के अग्रगामी होने पर धारा का समीकरण I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, जबकि विभव V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी होगा। यानी दोनों के बीच कलांतर है और धारा फाई डिग्री क्या है, अग्रगामी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले विभव अधिकतम हो रहा है, फिर धारा अधिकतम हो रहा है, यानी विभव अग्रगामी है, धारा क्या है, पश्चगामी है। ऐसी स्थिति में धारा के पश्चगामी होने पर धारा की कला विभव की कला से फाई डिग्री क्या है, पश्चगामी है या पीछे है। तो ये इक्वेशन बन के आएगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी से फाई कला क्या है, पश्चगामी है, तो फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा तीन ग्राफ है। तीनों ग्राफ में धारा विभव के अग्रगामी है, धारा विभव के पश्चगामी है, ये दिखाया गया। तो इसको आप इससे समझ सकते हैं। आगे हम एक फेजर डायग्राम की बात करते हैं कि कैसे इस विभव और धारा के बीच कलांतर को फेजर डायग्राम के हिसाब से दिखाया जा सके। तो आइए देखते हैं फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं और इसको, इसकी कला को जीरो मानते हैं, और इस एक्स अक्ष के साथ विभव अथवा कला और इस एक्स अक्ष के साथ विभव अथवा धारा की कला के बराबर एंगल बनाते हैं। अगर एंगल ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, और धनात्मक है तो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। या कह लें कि यदि कला धनात्मक है तो वामावर्त दिशा में एंगल बनेगा, और कला ऋणात्मक है तो दक्षिणावर्त दिशा में एंगल बनेगा। तो यदि प्रत्यावर्ती विभव का इक्वेशन V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, कला है। तो यहाँ से ओमेगा टी के बराबर एंगल बनाते हुए ये इस तरह से खींचेंगे। ये हमारा हो गया V जीरो, और ये हो गया एंगल ओमेगा टी। V जीरो साइन ओमेगा टी में कला क्या है, ओमेगा टी है। तो इस एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल कोण बनाते हुए ये रेखा खींचेंगे। यही रेखा बताता है कि V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी क्या है, कला है इस प्रत्यावर्ती विभव का किसी समय t पर। और यहां से अगर हम ये इस तरह से लाइन खींच दें और ये y एक्सिस बना दें इस तरह से, इसका वैल्यू जो होगा वही हो जाएगा V जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। और इसी में यदि धारा विभव के कला में हो तो धारा के लिए भी यही कलांतर ओमेगा टी होगा, और ये यहाँ पर I जीरो दिखाएगी, I जीरो, और यहाँ से अगर एक लाइन इस तरह से खींचे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी I बराबर I जीरो, ये I जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ तक, ये V जीरो साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू जो होगी ये होगी I जीरो साइन ओमेगा टी। तो इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम।
एक यक्स एक्सिस खींचते हैं, यक्स एक्सिस को 0 डिग्री कला मानते हैं और इसी 0 डिग्री कला से एंगल b बराबर v0 साइन ओमेगा टी की कला ओमेगा टी बनाते हैं और ओमेगा टी बनाते हुए ये v0 इसके परिमाण को दिखाता है और इसी का अगर अगर y अक्ष के अदिश घटक निकालें तो ये v0 साइन ओमेगा टी होता है और ये किसी समय v का मान बताता है। और इसी तरह से यदि धारा की कला और विभव की कला सेम है ओमेगा टी है तो ओमेगा टी एंगल बनाते हुए ये जो है धारा के अधिकतम मान को दिखाएगा I0 और इसका जब y अक्ष के अदिश कंपोनेंट लेंगे I0 साइन ओमेगा टी तो ये क्या हो जाता है किसी समय I हो जाता है। इस तरह से हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब आगे यदि हम धारा विभव की अग्रगामी है यानी धारा और विभव में फाई का मान लेते हैं कलांतर है और धारा क्या है अग्रगामी है, तो यहां से हम एक फेजर डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। फिर वहीं यक्स अक्ष जो बताएगा 0 डिग्री कला और यहां पर धारा क्या है विभव के अग्रगामी है तो v बराबर v0 साइन ओमेगा टी लिखेंगे और v0 जो बनाएंगे ओमेगा टी एंगल पर बनाएंगे। इस तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा ओमेगा टी और ये हमारा बताता है यहां से यहां तक v का अधिकतम मान v0, ये हो गया हमारा v0 और यहां से अगर हम ये कंपोनेंट लेते हैं ये हो जाता है v0 साइन ओमेगा टी v। अब हमारा जो यहां पर I है ये पहले ही मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करता है यानी धारा से पहले मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करता है यानी धारा क्या है विभव के अग्रगामी पहले धारा अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करता है फिर विभव अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करता है यानी धारा क्या है विभव के क्या है अग्रगामी है। तो यहाँ पर धारा की कला विभव की कला से अधिक हो जाएगी और ये हो जाता है ये यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं तो 5 डिग्री क्या है अग्रगामी है तो ओमेगा टी प्लस क्या होगा 5 हो गया आई के लिए तो ये हो गया I0 और यहाँ से ऐसे खींचे तो ये हमारा हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू I। तो ये हमारा धारा I विभव के क्या है 5 डिग्री अग्रगामी है। और यहीं से हम तीसरे स्थिति में देखें तो यहाँ पर धारा क्या है पहले विभव का मान अधिकतम हो रहा है फिर धारा का मान अधिकतम हो रहा है। ऐसी स्थिति में विभव क्या होगा अग्रगामी होगा धारा क्या होगा पश्चिमगामी होगा। तो इस स्थिति के फेजर डायग्राम को देखा जाए तो यहां पर हम ये 0 डिग्री एक्स एक्सिस को बनाते हैं और यहां से ओमेगा टी जो है ये एंगल है और ये v0 है और यहां से ऐसे करेंगे ये क्या हो जाता है v0 साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी से धारा विभव क्या है पश्चिमगामी है अगर 5 डिग्री का कलांतर हो तो इस ओमेगा टी से पीछे आएंगे और पीछे आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो होगा ये 5 होगा और ये जो होगा वो I0 होगा। तो ये जो होगा ये एंगल ये हो जाता ओमेगा टी माइनस 5 किसके लिए धारा के लिए और ये जो एंगल हो जाता है ओमेगा टी प्लस 5। तो ये यहां से हम अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें या इस y अक्ष के अदिश कंपोनेंट ले ये हो जाता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। पहले ओमेगा टी कला वाले v0 को बना लिया उसके बाद I0 अगर समान कला में है तो I0 के लिए भी वही कला होगा ओमेगा टी। यहाँ पर I0 जो है और v0 के बीच कलांतर है तो ऐसी स्थिति में अगर I0 अग्रगामी है तो ओमेगा टी से 5 डिग्री आगे बढ़ के हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर जो I है वो पश्चिमगामी है विभव के तो 5 डिग्री कम करके हम इसके
कला को बनाएंगे और ये हमारा फेजर डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे धारा एवं विभव, धारा एवं विभव समान कला में है। यहां पर धारा अग्रगामी एवं विभव पश्चिमगामी है और यहां पर धारा पश्चिमगामी है और विभव क्या है, अग्रगामी है। ये हमने 3 फेजर डायग्राम के हिसाब से बताया कि ये धारा एवं विभव समान कला में है, दोनों के लिए कला ओमेगा टी है। यहाँ विभव के लिए कला ओमेगा टी है, धारा के लिए कला ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका मतलब धारा क्या है, अग्रगामी है। यहाँ पर विभव के लिए कला ओमेगा टी है और धारा के लिए कला ओमेगा टी माइनस फाइव है, यानी यहाँ पर धारा क्या है, पश्चिमगामी है। तो इस तरह से फेजर डायग्राम हम बनाते हैं। और ये वेव डायग्राम है, इसको हम एक साथ धारा एवं विभव को अधिकतम और न्यूनतम बनाए। तो ये हो गया धारा एवं विभव साथ साथ है, कलांतर के यहाँ 0 है। यहाँ पर पहले हमने धारा के मान को अधिकतम किया है, विभव के मान को बाद में अधिकतम किया है। इसका मतलब धारा यहाँ पर आगे आगे चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, धारा अग्रगामी है। और ये धारा विभव के पश्चिमगामी है, यानी पहले विभव का मान अधिकतम हुआ फिर धारा का मान अधिकतम हुआ, तो यहाँ पर धारा पश्चिमगामी है, विभव क्या है, अग्रगामी है। तो इसको हम वेव डायग्राम कहते हैं, वेव डायग्राम। और ये जो होता है वो फेजर डायग्राम होता है। तो इस तरह से हम वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम को समझेंगे और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज एवं धारा के बीच कैसे कलांतर देखते हैं उसको हम समझेंगे। तो आज बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर कैसे देखते हैं वो समझ में आया होगा, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो समझ में आया होगा। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।